अगर आप दिन के 200 करोड़ रुपए कमाते हो तो क्या आप अपनी शादी के ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च ना करो? भाई मतलब दिन के 200 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपनी शादी जैसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट में 200 करोड़ रुपए तो खर्च कर ही सकता है। अंबानी जी का भी देख लीजिए, भाई हजारों करोड़ रुपए लुटा देते हैं अपने बच्चों की शादी में। लेकिन अगर आप उस एक दिन के लिए अपनी पूरी जिंदगी के लिए तड़ीपार मान लिए जाओ तो फिर क्या? आपके जहन में ये बात आएगी कि यार जब कोई व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है तो शादी तो कर ही सकता है ना। लेकिन जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस पूरे केस में कहीं ना कहीं यही 200 करोड़ रुपए की शादी बहुत भारी पड़ गई। और इसी 200 करोड़ रुपए की शादी के चक्कर में एक एक करके पन्ने खुलते गए और पन्ने अब इतने खुल गए हैं कि एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम रहे भूपेश बघेल को एक तरह से आरोपी बनाया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। काफी सारी चीजें इस पूरे केस में हो चुकी हैं और ये केस है महादेव बुक नाम की एक सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशन का, जिसमें कि लोगों से सट्टा लगवाया गया, उनके हजारों करोड़ रुपए अंदर किए गए, हवाला का कांड हुआ, प्रमोटर्स के रूप में कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जोड़ा गया और न जाने क्या क्या। ऐसा लग रहा था कि ये एप्लीकेशन एक तरीके से पैसा दूध की तरह निकालने वाली एक एप्लीकेशन बन चुकी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर यहां पर ये चीजें किस तरीके से बिगड़ गई। तो इसी चीज को पूरा समझने के लिए जरा ये वीडियो में आप बने रहिएगा। एक एक छोटी छोटी चीज आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। दरअसल महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में गिरफ्तार एक्टर साहिल खान को मुंबई की एक कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साइबर सेल की एसआईटी ने साहिल को शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हिरासत में लिया था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने बताया कि साहिल को जगदलपुर से मुंबई लाया गया और रविवार को गिरफ्तार किया गया। मामले के संबंध में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने हाल ही में खान से पूछताछ भी की थी। तो ऐसे में साहिल खान की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। मुंबई की साइबर सेल की स्पेशल टीम ने 28 अप्रैल को महाशय को गिरफ्तार किया था और मुंबई आने के बाद में अब उनको किस तरीके से और क्यों गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर और खुलासे हुए। दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ। दरअसल साहिल खान द लायन बुक नाम की ऐप के साथ में बतौर पार्टनर जुड़े हुए थे। यह ऐप कथित तौर पर महादेव बेटिंग ऐप नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक साहिल खान ने न सिर्फ लायन बुक ऐप को प्रमोट किया बल्कि इससे जुड़े इवेंट्स को अटेंड भी किया और बतौर पार्टनर ऐप को लॉन्च भी किया। मामले में एसआईटी ने साहिल खान को 13 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था। साहिल खान बॉम्बे हाईकोर्ट में मतलब अग्रिम जमानत याचिका लगा चुके थे, हालांकि वो बाद में खारिज हो गई। स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी फिल्मों के लिए अपना नाम कमा चुके साहिल खान एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। दुबई से उनकी काफी अच्छी और रंगीन तस्वीरें भी निकलकर सामने आती रहती हैं। मुंबई साइबर सेल की एसआईटी ने कोर्ट में इस बात को कहा कि साहिल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि हमने 2000 से भी ज्यादा सिम कार्ड बरामद किए हैं और 1700 बैंक खातों का विवरण भी हमको मिला है। इन सारी चीजों के सत्यापन की हमको जरूरत है। और साहिल के वकील मुजाहिद अंसारी ने अदालत को बताया कि खान जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने दस्तावेज और बैंक विवरण भी जमा करा दिए। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 6 जनवरी को दीक्षित कोठारी नाम के आरोपी को बेटिंग ऐप केस में गिरफ्तार किया था। साहिल खान इस केस में दूसरे आरोपी हैं जो मुंबई से गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे कंट्रोवर्शियल मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया, जो कि गैर कानूनी तरीके से हुए महादेव बेटिंग ऐप और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पता लगा रही है। एसआईटी कुछ फाइनेंशियल और रियल एस्टेट कंपनियों और कंट्रोवर्शियल महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों के बीच में जो अवैध लेन देन की बात सामने आ रही है उसकी भी जांच कर रही है। बीते साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर एफआईआर दर्ज करी थी और फिर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करी गई थी। एफआईआर के अनुसार यह करीब 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। महादेव बेटिंग ऐप केस में साहिल खान और 31 दूसरे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक जांच में आरोपियों के बैंक खाते, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सारी तकनीकी उपकरणों के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। ईडी महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच भी कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने करीब 32 लोगों के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज भी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मतलब एसीबी आर्थिक अपराध शाखा मतलब ईओडब्ल्यू ने 24 अप्रैल को कहा है कि उसने महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लीकेशन के कथित अवैध संचालन के संबंध में नई दिल्ली और गोवा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस बेटिंग मामले में कई सीनियर राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अपनी जांच के तहत अब तक 9 लोगों को अलग तौर से गिरफ्तार किया है।
केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2023 को महादेव बैटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। ईडी की सिफारिशों के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत आदेश जारी किए गए। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब सुर्खियों में ज्यादा आया था जब ईडी ने दावा किया था कि उसने एक कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में ऐप प्रमोटर्स के कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि बघेल साहब ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ईडी ने एजेंट असीम दास को करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए कैश के साथ रायपुर में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंट असीम दास को ऐप प्रमोटरों ने यूएई से भेजा था। आरोप है कि उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम दिया गया था। जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त किए गए जो कैश था वो महादेव ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करी थी। महादेव बैटिंग ऐप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर मुंबई पुलिस ने 8 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया था। आरोपियों पर चीटिंग करने और जुआ खिलाने के आरोप लगे। इस मामले में माटुंगा पुलिस थाने में सौरभ चंद्रकर, रवि उप्पल समेत 30 से भी ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ। दरअसल इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने निचली अदालत में याचिका दायर करी थी। इसमें ऐप और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ में एक्शन लेने की मांग करी गई थी। इसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माटुंगा पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा था। पुलिस ने बताया कि सौरभ, रवि और इनके खिलाफ जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसमें आईपीसी की धारा 420 चीटिंग, 120B मतलब साजिश करना, आईटी एक्ट मतलब साइबर अपराध और गैम्बलिंग एक्ट लगाया गया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने लोगों को करीब 15,000 करोड़ का चूना लगाया है। इससे पहले 26 अप्रैल को महादेव बैटिंग ऐप के इंडिया हेड समेत 2 शातिरों को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से अरेस्ट किया था। इनके नाम अभय सिंह और संजीव सिंह बताए गए। अभय महादेव बुकिंग ऐप गेमिंग कंपनी का इंडिया हेड। महादेव बुक ऐप का नेटवर्क अभय का फुफेरा भाई अभिषेक दुबई से चलाता है। पकड़े गए अभियुक्त व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए इस्तेमाल में आने वाले कॉर्पोरेट सिम को पोर्ट कराकर दुबई भेजा करते थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि उसने महादेव बैटिंग ऐप के एजेंट असीम दास को करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए कैश बरामद करने के बाद रायपुर से गिरफ्तार किया था। और जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंट असीम दास को ऐप प्रमोटरों ने यूएई से ही भेजा था। अब यहीं पर पूरी की पूरी बातें सामने आई थी कि भैया आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है सामने कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या और कहां से इसकी क्या शुरुआत हुई। तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक शहर से हुई थी, भिलाई। लगभग सभी ने इसका नाम सुना हुआ है। जनरल नॉलेज की अगर हम किताबों की बात करें तो शहर को स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। आज से लगभग 10 साल पहले इस भिलाई के नेहरू नगर मोहल्ले में एक जूस की दुकान हुआ करती थी। जूस की दुकान का नाम था महादेव जूस कॉर्नर। इस जूस की दुकान को चलाने वाले बंदे का नाम था सौरभ चंद्राकर। उम्र थी 28 साल। इस जूस की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक टायर दुकान भी हुआ करती थी और इस दुकान के मालिक का नाम था रवि उप्पल। उम्र थी 43 साल। सौरभ और रवि खास दोस्त हुआ करते थे। दोनों का धंधा हिसाब से चल रहा था, लेकिन समय के साथ सौरभ और रवि को सट्टा लगाने की लत लग गई। ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत, इसके लिए सौरभ और रवि ने ऐप स्टोर से आसानी से मिल जाने वाली ऐप्स का सहारा लिया। शुरुआत में छोटे मोटे सट्टे लगे, फायदा हुआ तो लगा कि जब छोटे सट्टे में फायदा है तो बड़े सट्टे में भी होगा। तो सट्टे में लगाया जाने वाला अमाउंट बड़ा होने लगा, लेकिन अब सट्टे में फायदा होना बंद हो गया, नुकसान शुरू हो गया। दोनों पैसा लगाते रहे, गवाते रहे और जब नींद खुली तो सौरभ 15 लाख रुपए तक गंवा चुका था और रवि लगभग 10 लाख रुपए के गड्ढे में आ चुका था। और तब तक कैलेंडर में साल आ चुका था 2018। लेकिन दोनों एक नंबर के अपराधी ना बनते अगर उन्होंने ये गड़बड़ी ना करी होती। दरअसल पैसा डुबाते तो गए, लेकिन ऐप्स को इन्होंने पैसा नहीं चुकाया, लिहाजा कर्ज में ये लोग उतर गए। तो जब इतना लंबा चौड़ा अमाउंट हार गए तो सट्टेबाजों के गुर्गों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। अपने पैसे का तगादा इनका शुरू हो गया। दोनों बुरे फंस चुके थे, लिहाजा सौरभ और रवि को एक ही ऑप्शन समझ में आया कि देश छोड़कर भागने में ही समझदारी। दोनों ने दुबई का टिकट कटा लिया और रवाना हो गए। जब सौरभ और रवि भिलाई से दुबई पहुंचे तो वहां पर कमाने का संकट था। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, जो छानबीन हुई, उसमें जो बातें पता चली उसमें बताया जाता है कि दोनों ने वहां पर छोटे मोटे काम करना शुरू किए, लेकिन इससे काम बन नहीं रहा था। दुबई में दोनों की मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई और उसके बाद सौरभ और रवि और उस पाकिस्तानी की मुलाकात दुबई में एक शेख से हुई। शेख का नाम आते ही दिमाग में अल हबीबी के साथ साथ पैसा भी आ ही जाता है। सौरभ रवि ने एक प्लान पेश किया। प्लान था ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू करने का। मतलब
दोनों जिस चीज में अपने हाथ जलाकर भिलाई से दुबई भागे थे, उन्होंने वही काम करने का प्लान बनाया। सौरभ और रवि लोगों को ठगने का काम शुरू करने वाले थे। ऐसे में आया साल 2020 और साथ में लाया कोरोना का लॉकडाउन। सौरभ और रवि मिलकर अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। उन्होंने यूरोप के कुछ कोडरों से संपर्क किया और एक ऐप और वेबसाइट बनवाई। इसका नाम रखा महादेव बुक। ध्यान दीजिए कि सौरभ का भिलाई में जूस कॉर्नर हुआ करता था और उसका भी नाम इसी से मिलता जुलता रखा गया था। महादेव बुक लॉन्च हो गया और इसका सबसे पहला टारगेट मार्केट रखा गया भारत। महादेव बुक का काम क्या होगा? तो देखिए, लोगों से अलग अलग किस्म के गेम्स में सट्टा लगवाना। किस तरह के गेम्स? क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, फील्ड हो गए, फील्ड गेम्स हो गए, कोर्ट गेम्स हो गए, पोकर हो गया, तीन पत्ती हो गया, ड्रैगन टाइगर नाम के ताश के खेल हो गए। यही नहीं, इस ऐप ने लोगों से भारत में होने वाले चुनाव में भी सट्टा लगवाया। जैसे कौन कितनी सीट जीतेगा, सट्टा सही हुआ तो जीतेंगे, गलत हुआ तो हारेंगे। 100 रुपए लगाया तो आपको जीतने पर 100 रुपए और मिलेंगे और हारने पर आपको 100 रुपए देने होंगे। जब ये ऐप लॉन्च हो गया तो लोगों ने धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे ऐप का कारोबार बढ़ने लगा तो लोग उसी लाइन पर मूर्ख बनने लगे, ठगे जाने लगे जिस लाइन पर सौरभ और रवि ठगे गए थे। शुरू में थोड़ा पैसा लगाओ तो प्रॉफिट, बाद में आदत बन गई, मतलब लत लगने लगी और लोगों को लगने लगा कि भैया मोटा पैसा लगा दिया तो हम जीत सकते हैं, लेकिन मोटा पैसा लगाने पर ही तो डूबना तय होता था। अब यहां पर आती है बारी कि आखिर ये महादेव बुक काम कैसे करता था और इसमें लोग आखिर फंसते कैसे गए। इस महादेव बुक का हेड ऑफिस है दुबई में। दोनों प्रमोटर यानी कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दुबई में ही बैठते हैं, वहीं से ही पूरा काम संभालते हैं। भारत में महादेव बुक का काम पैनल के जरिए होता है। इस पैनल को ब्रांच भी कहा जाता है। आप पैनल को किसी बड़ी कंपनी के रीजनल या सिटी ऑफिस के तौर पर भी देख सकते हैं। एक पैनल खरीदने के लिए एक तय राशि का भुगतान किया जाता है सौरभ और रवि को। इसके बाद में पेमेंट करने वाला बंदा पैनल का मालिक बन जाता है और उसके नीचे होते हैं कर्मचारी। एक आदमी एक से ज्यादा पैनल का मालिक बन सकता है बशर्ते उसके संबंध दुबई में बैठे प्रमोटरों से अच्छे और पैसा देने की वो कुव्वत भी रखता हो। अब यहां से शुरू होता है पूरा का पूरा खेल। महादेव बुक अपनी वेबसाइट और अपने ऐप्स के जरिए बहुत सारे एड्स चलाता है। इस एड्स में लोगों से महादेव बुक से जुड़ने के लिए और 24 घंटों 7 दिनों तक गेम खेलने के लिए उनको मतलब एक तरीके से एक्साइट किया जाता है कि आप तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप महादेव बुक की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर एक लाइन लिखी मिलेगी कि ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। और इसके बाद वेबसाइट में एक सेक्शन है जिसमें श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, बी प्राक, बोमन ईरानी, विवेक ओबेरॉय, कुणाल खेमू, आदित्य रॉय कपूर, हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों के वीडियो लगे हुए हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित करते हुए दिखते हैं कि महादेव बुक में पैसा लगाया जाए। वो कह रहे हैं कि महादेव बुक भारत का सबसे भरोसेमंद बुक है, आप 10 मिनट में अपना पैसा यहां से निकाल भी सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर महादेव बुक में पैसा लगाने की एक और रोचक शर्त लिखी हुई। हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए अपना काम करते हैं और लोगों को दिए हुए हैं 2 नंबर जो शुरू होते हैं +44 से, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल कोड से। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है, जब ऐप का प्रचार हो गया तो आखिर इसका गेम कैसे शुरू हुआ। देखिए, इन एड्स और इन जैसे बहुत सारे एड्स को दिखाकर आम लोगों को यह चीज बताई जाती है कि सट्टा लगाया जा सकता है और यही आम लोगों को सट्टा खिलाने की आदत भी लगाते हैं। और जो लोग सट्टा लगाते हैं उनको कहा जाता है पंटर। वो विज्ञापन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद इन पंटर्स को हेड ऑफिस से 2 फोन नंबर दिए जाते हैं। पहले नंबर पर कांटेक्ट करने पर पंटर को एक यूजर आईडी दी जाती है और पैसा जमा करने के लिए बेनामी बैंक अकाउंट भी दिए जाते हैं। ये बैंक अकाउंट या तो फ्रॉड के जरिए खोले जाते हैं या किसी बंदे को थोड़ा कमीशन देकर उसका अकाउंट लोन पर ले लिया जाता है। इसके बाद पंटर सट्टेबाजी कर सकता है, जीतने पर पॉइंट्स मिलते हैं और इसके बाद उसे जो दूसरा नंबर मिलता है उस पर संपर्क करके पॉइंट्स के बदले में पैसा निकाला जा सकता है। नंबर देने और आईडी देने का काम तो दुबई में चल रहे हेड ऑफिस का है, लेकिन इस यूजर आईडी को बनाने का काम भारत में जो पैनल बनाए गए हैं वहां काम करने वाले लोगों का होता है। यही पैनल पंटर्स को जीतने की सूरत में पैसे का पेमेंट भी करते हैं और बैंक में लगाए गए उनके पैसों को कलेक्ट भी करते हैं। अपना ये पूरा का पूरा खेल रचने के लिए महादेव बुक कुछ वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि laser247.com, laserbook247.com, betbhai.com, बहुत तरह की एप्लीकेशन है, मतलब क्या बताऊं मैं आप। जब ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाती है तब लोगों को पैसे लगाने में आसानी हो जाती है, यानी पंटर्स मतलब पैसा लगाना ये लोग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इनको फायदा भी होता है और बाद में ये लोग मोटी रकम लगाने शुरू कर देते हैं, तब इनको नुकसान होना शुरू होता है। इस खेल में जितना भी फायदा होता है वो महादेव बुक को ही होता है। ये फायदा सबसे पहले भारत में मौजूद पैनल के पास रजिस्टर होता है क्योंकि यही पैसे का लेन देन कर रहे हैं। फिर तय डील के जरिए इस फायदे का 80% दुबई में बैठे सौरभ और रवि को हवाला के जरिए भेज दिया जाता है और पैनल के पास बचता है 20%।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि गेम कितना बड़ा है। दुबई के प्रमोटर्स के पास पूरी इंडिया में है करीब करीब 4000 से भी ज्यादा पैनल, और हर एक पैनल के पास करीब 200 से भी ज्यादा पंटर्स हैं। यानी कि स्कीम में पैसा लगाने वाले लोग 8 लाख से भी ज्यादा हैं। ये इतना बड़ा और व्यापक सेटअप है कि सौरभ और रवि एक दिन में करीब करीब 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे। लेकिन सौरभ और रवि पहुंच से इतनी दूर थे नहीं, कभी ना कभी पकड़े ही जाते। तो ऐसे में खबरें बताती हैं कि जब पंटर्स को नुकसान होना शुरू हुआ तो केस दर्ज कराए जाने लगे। स्थानीय पैनल और महादेव ऐप के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज कराए गए। कई जगहों पर इन लोगों के खिलाफ कई सारे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने के भी केस दर्ज कराए गए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ही नहीं, ईडी भी शामिल है। और ईडी किस मौके पर और कैसे शामिल होती है, इस पर भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल महादेव ऐप के खिलाफ बहुत सारे केसेस छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए। इसमें एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। पुलिस अपने लेवल पर जांच और अरेस्ट कर रही थी। और फिर आई एक शादी, इसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। 2023 में ये शादी हुई, फरवरी के महीने में। ये शादी थी महादेव ऐप के एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की। ये शादी यूएई के रास अल खैमा में हुई और शादी से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई। जैसे सौरभ चंद्राकर की शादी में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों को नागपुर से दुबई प्राइवेट जेट में बुलाया था और वो प्राइवेट जेट से ही वापस आए थे। सौरभ चंद्राकर की शादी में मुंबई से केटर, डेकोरेटर और तमाम इंतजाम करने वाले लोग आए थे और इनको कैश में पेमेंट किया गया था। इस शादी में बॉलीवुड से जुड़े सितारों को भी बुलाया गया था। इन्होंने वहां परफॉर्म किया और इन्हें भी कैश में ही पेमेंट किया गया। शादी के जश्न के कुछ एक फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ईडी के कान इन सब चीजों के कारण खड़े हो गए। ईडी ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिर शक की पहली सुई छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारियों की तरफ गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो देखिए, 21 और 23 अगस्त 2023 के महीने में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छापे मारे। छापों के बाद ईडी ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। राज्य की पुलिस में काम करने वाले एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, स्थानीय निवासी सतीश चंद्राकर और अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी नाम के 2 भाइयों को, जिनके बारे में ईडी ने कहा है कि ये हवाला ऑपरेटर्स हैं। ईडी ने कहा कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऐप के लोगों का ग्राउंड पर मौजूद लाइजन का काम करते थे। यानी वो महादेव ऐप के लोगों को बिना पर ताकतवर और सूदखोर लोगों से मीटिंग कराता था। चंद्रभूषण और सतीश को हवाला के जरिए दुबई से बहुत सारे पैसा कैश के जरिए मिलता था। इसके लिए एक संख्या भी ईडी ने रखी थी और वो थी 65 करोड़। अपना हिस्सा रखने के बाद इन पैसों को पुलिस वालों से लेकर नेताओं तक प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बांट दिया जाता था। इसमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े थे, जिस तरह की रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन चंद्रभूषण का इतने ऊपर तक जुड़ाव कैसे था, इसके लिए ईडी ने एक और नाम लिया, वो था विनोद वर्मा का। विनोद वर्मा राज्य के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार बताए जाते हैं। ईडी ने कहा है कि एएसआई चंद्रभूषण विनोद वर्मा का परिचित था और इसी परिचय का इस्तेमाल करके उसने अधिकारियों और नेताओं को अपने पाले में मिलाया और उन्हें पैसा खिलाया। लेकिन बात यह आ जाती है कि पैसा क्यों खिलाया। पैसा इसलिए खिलाया क्योंकि महादेव ऐप के खिलाफ केस होने लगे थे और महादेव ऐप के लोग चाहते थे कि ग्राउंड पर मौजूद पंटर्स तक ही पुलिस की कार्रवाई मौजूद रहे। पंटर्स के ऊपर काम कर रहे पैनल या दूसरे लोगों तक ये चीज ना पहुंचे। साथ ही पुलिस जब बीच में कभी एक्शन लेती तो घूस पैसा बढ़ा दिया जाता था। ईडी ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े कई सीनियर ऑफिसर्स को महीने महीने घूस का पेमेंट किया जाता रहा। ईडी ने यह भी दावा किया कि जिन बैंक अकाउंट के जरिए महादेव ऐप के लोग अपना काम कर रहे थे, उनमें से अधिकतर खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए थे। ईडी ने यह भी कहा कि महादेव बुक का काम इतना बढ़ चुका था कि भिलाई के युवा दुबई जाने लगे। वो वहां जाकर ट्रेनिंग लेते और ट्रेनिंग के बाद में वापस इंडिया आकर अपना पैनल खोलकर अपना काम शुरू कर देते। मामला छत्तीसगढ़ पहुंचा तो राजनीति तय थी। भाजपा हमलावर हुई तो बचाव में आए सीएम भूपेश बघेल और दावा किया गया कि उन्होंने ही कार्रवाई शुरू की और उनके ही कहने पर मामला ईडी के पास गया। लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, ईडी ने कुछ और राज्य जैसे कि कलकत्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी छापे मारे और पूछताछ भी करी। ये अधिकतर बिजनेस हाउस है। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने महादेव ऐप के जरिए पैसा इधर उधर किया और हवाला रूट का भी इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ से अब चलते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ, क्योंकि वहां के भी कई सारे कलाकारों का नाम सामने आया था। अब इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एकदम और सीधा और सपाट सा जवाब यह है कि लोग महादेव ऐप या सौरभ रवि से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। हमने जिस तरीके से आपको बताया कि महादेव ऐप की वेबसाइट पर जो प्रमोशन के वीडियोस मिले वो कई सारे एक्टर्स के थे, जिसमें कि एक्टर के साथ साथ सिंगर्स भी शामिल थे। तो आरोप है कि इन लोगों ने महादेव ऐप का प्रचार करने के लिए मोटा पैसा लिया। इन लोगों ने महादेव बुक से कई सारे रूट से पैसा घुमाकर भी लिया, लेकिन आखिर में वो था सट्टेबाजी का ही पैसा। वेबसाइट पर दिख रहे कलाकारों के अलावा भी कई कलाकारों ने इस ऐप को प्रमोट किया। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान जैसी लोग इस फहरिस्त में आते हैं।
कहा जा रहा है कि इन कलाकारों को बस पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। हालांकि कई कलाकारों को ईडी ने मतलब उसके बाद रियायत देकर छोड़ भी दिया। इसके अलावा वो कलाकार और इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं जो सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई गए थे या फिर बुलाए गए थे। मतलब जिस तरह के नाम सामने आए हैं, इनमें आतिफ असलम का नाम आता है, राहत फतेह अली खान का आता है, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अली एवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णाभिषेक, सुखविंदर सिंह और इसमें कई सारे नाम शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब सौरभ और रवि दुबई में बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। उन पर तमाम एयरपोर्ट पर नजर भी रखी जा रही है। देश आएंगे तो ऑब्वियस ही बातें पकड़े जाएंगे। लेकिन आखिर फिल्मी सितारे क्या करेंगे? जांच का और पूछताछ का सामना तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात थोड़ी बहुत नहीं, हजारों करोड़ों की है। घूसखोरी, गबन, हवाला और घोटाले की बात है तो सच तो सामने आएगा ही आएगा। अब ईडी से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी, ये बात सही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक करीब 75 एफआईआर दर्ज करी है, जबकि 429 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 15 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज में ईडी ने बताया था कि इस मामले में अब तक रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता के 39 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब तक की छापेमारी के दौरान ईडी ने 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इसके अलावा ईडी ने फरार संदिग्धों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए हैं। अब एक बार फिर से साहिल खान की गिरफ्तारी के कारण ये पूरा का पूरा मामला रोशनी में आ गया है। तो देखना होगा अब आगे चलकर इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।